एके विजन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से है। आज हम नए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसा कि पहला पैरा हम आपके सामने दिया हुआ है, एसबीआई स्वामी फंड का फंड मैनेजर है, यानी एसबीआई जो है इस फंड का मैनेजर है। हाल ही में इस फंड ने मुंबई में एक आवासीय परियोजना में किए गए अपने निवेश से पूरी तरह से बाहर निकलने की घोषणा की। इस फंड की स्थापना 2020 में उन किफ़ायती आवास परियोजनाओं को अंतिम मील तक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की गई थी। मतलब जो आवासीय परियोजनाएं थी उसको अंतिम रूप देने के लिए किया गया था, जो वित्तीय संकट के कारण अटकी हुई थी, रुकी हुई थी। स्वामी ने 9500 करोड़ रुपए से अधिक की 95 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो 57,700 से अधिक घरों को पूरा करेगी। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, स्वामी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये नया फंड है, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन एसबीआई के द्वारा इस फंड को जारी किया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वामी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई, मतलब इस फंड की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हुआ 2020 में हुई। नेक्स्ट अगला पैरा जो दिया है, किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए, यानी कोई भी प्रदेश सरकार है उस राज्य के अंतर्गत जो प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करती है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी राजभाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रायः राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हुआ राजभाषा। नेक्स्ट पैरा जो दिया है, पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग आया। बदलते हुए युग में कई परिवर्तन हुए, जीवन शैली में बदलाव आया, जैसे आजकल चल रहा है। तापमान में भी वृद्धि हुई, साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आए। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का काल है। क्वेश्चन आपसे आंसर क्या चाहता है? लिखा हुआ है मेसोलिथिक युग किस युग के बाद आया? इसका राइट आंसर हो गया पूरा पाषाण काल या युग के बाद आया। अगला पैरा ये कह रहा है, पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवरों को केवल 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, जो कि इनवर्टेट और वर्टेब्रेटस है। हालांकि यह कहा जाता है कि वर्टेब्रेटस केवल इनवर्टेटस से उत्पन्न हुई और यह पर्यावरण में विकास और परिवर्तन के कारण हुआ। जो पर्यावरण में परिवर्तन और विकास हुआ उसके कारण हुआ वर्टेब्रेटस। लेकिन इस वजह से वर्टेब्रेटस ने खुद को शरीर की संरचना के अधिक उन्नत संगठन और सभी प्रकार के पर्यावरण के लिए अधिक समायोज्य के साथ विकसित किया, चाहे वह समुद्र, जमीन या हवा हो।
क्वेश्चन ये कह रहा कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवरों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। यानी पृथ्वी पर जो जीव पाए जा रहे हैं सभी जानवर, उनको कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। तो सिर्फ 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। ये इसका राइट आंसर है। अगला पैरा ये कह रहा है कि नवीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानून की एक ऐसी सूची है जिसको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है। ये हमारी सरकार की द्वारा बनाए हुए कुछ कानून हैं जो न्यायालय के सामने हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में संविधान की नवी अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, वर्तमान में संविधान की नवी अनुसूची में कितने कानून शामिल हैं जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह 284 कानून ऐसे हैं जिसको हम अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हुआ 284। अगला पैरा, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान प्रभावी हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणतंत्र हमारे देश में कब लागू हुआ, तो गणतंत्र दिवस पहली बार 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रावधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता। प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है आंसर, इसे आपको देखना है। प्रश्न ये कह रहा कि भारत का सर्वोच्च विधान क्या है। बिल्कुल सिंपल है, पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर हुआ भारत का संविधान। भारत का संविधान ही भारत का सर्वोच्च विधान है, इसलिए आपको भारत का संविधान आंसर देना है। अगला पैरा ये कह रहा कि भारत पर हमला करने वालों में पहले आर्य आए थे। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर से आए थे और अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा को लेकर आए। संस्कृत उनके द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी और वेदों को लिखने में भी इसका उपयोग हुआ। जो हमारे यहाँ वेद लिखे गए हैं, जैसा कि जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, जो कि 12वीं ईसा पूर्व के और प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में आने वाले आर्य अपने साथ क्या लेकर आए थे। मतलब हमारे देश में जो क्या लेकर आए थे जिन्होंने छोड़ दिया, और उनका प्रयोग हमारे वेदों में भी किया गया है। तो आपका राइट आंसर हुआ सांस्कृतिक परंपरा, यही लेकर वे आए थे। अगला पैरा कह रहा है वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। उपमहाद्वीप में वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा है और इसमें ही प्रारंभिक भारतीय समाज में हिंदू धर्म और अन्य सांस्कृतिक आयामों की नींव पड़ी। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में खास तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रसार किया।
प्रचार प्रसार यानी फैलाया। क्वेश्चन ये कह रहा उपमहाद्वीप में वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो इसका राइट आंसर हो गया 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। ये दिया हुआ है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा। अगला पैरा ये कह रहा कि मुगल साम्राज्य फरगाना वेलर जो कि आज का उज्बेकिस्तान है कि तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने सन 1526 में खैबर दर्रे को पार किया और वहां मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जहां आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। क्वेश्चन ये कह रहा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो गया बाबर ने की। यदि सन आपसे पूछता है तो 1526 बताना है। अगला पैरा देखिए क्या कह रहा है। पैराग्राफ नंबर 10 में जो दिया है, राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत अधिक विषमताएं पाई जाती है। मतलब कहीं जनसंख्या ज़्यादा कहीं कम है। सिंपल सी बात यह है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या का घनत्व केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला पैरा में दिया है आरक्षण और गणराज्य, रिजर्वेशन एंड रिपब्लिक। गणराज्य में लोकतंत्र की प्रथम श्रेणी ग्राम को माना जाता है, यानी गांव को माना जाता है। भारत में ऐसा ही किया गया है। तो क्वेश्चन अगर ये बनता भारत में लोकतंत्र की प्रथम श्रेणी किसको माना जाता है, प्रश्न ये दिया हुआ है कि लोकतंत्र की प्रथम श्रेणी किसको माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो गया ग्राम यानी गांव हुआ। अगला पैरा जो दिया है 12 नंबर पे, महात्मा गांधी ने 2 धार्मिक समुदायों में से एकता बनाए रखने की भी अपील की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, यानी अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए तब मजबूर हुए जब उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जिससे अंतरिम सरकार बनाने का रास्ता बना। आखिरकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और अंग्रेज के कब्जे से इस क्षेत्र को सन 1947 में आज़ादी मिली। प्रश्न ये भी जानते हैं, कई टाइप से बन सकते हैं, आज़ादी कब मिली, इसका भी आंसर दिया है। फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर देखिए। अंग्रेजों ने किन परिस्थितियों में भारत छोड़ने का फैसला किया? तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला तब किया जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, यानी अर्थव्यवस्था में कमी आई। ये इसका राइट आंसर हुआ। अगला पैरा दिया हुआ है, रासो काव्य परंपरा की प्रमुख कृति के रूप में परमाल रासो का नाम भी लिया जाता है, इसे अल्लाह खंड भी कहते हैं। इसकी रचयिता जगनिक हैं, जो महोबा के नरेश परम दुर्देव वे आश्रित थे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रासो काव्य परंपरा की प्रमुख कृति
क्या है? तो रासो काव्य परंपरा की प्रमुख कृति परमाल रासो है इसका राइट आंसर। अगला 14 नंबर जो पैरा दिया है, आदिकाल की उपलब्धि सामग्रियों में जैन साहित्य की सर्वाधिक ग्रंथ हैं। यानी आदिकाल से देखा जाए तो जैन साहित्य की सर्वाधिक ग्रंथ मिलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हुए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी हैं। भारत के पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन कवियों ने आचार, रास, पास, चरित, फाग आदि विभिन्न शैलियों में साहित्य लिखा। मतलब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किस कविता के माध्यम से किया, तो हिंदी कविता भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका आंसर देखिए क्या होता है। जैन धर्म के अंतिमवें तीर्थकार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हुआ महावीर स्वामी जी हैं। अगला पैरा जो कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रास एडहेनाम घेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में संगठन के कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से यौन दुर्व्यवहार और शोषण किए जाने के मामलों में पर गहरा क्षोभ जताते हुए कहा है कि यह उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिनकी हम सेवा करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, उनका नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया टेड्रास एडहेनाम घेब्रेयेसस हैं, जिसे हम अंग्रेजी में TAG के नाम से भी जान सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है यदि पैरा को आप ध्यान से सुने होंगे और पढ़ेंगे तो राइट आंसर देने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।